बच्चे मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। आपको कोई भी सवाल हुआ तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हो, ओके? मैं साथ-साथ आपका देखती जाऊँगी। ओके। ओके, अब जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, हम लोगों ने देख लिया कि साउंड कैसे ट्रैवल होता है और उसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी देख लिए लाइट और स्पीड का, कि आपके पास लाइट ज़्यादा फ़ास्ट ट्रैवल करती है या आपके पास साउंड ज़्यादा करता है, और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी देखे, उसके एग्ज़ाम्पल्स भी डिस्कस किए, वो हम लोग देख चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा मज़े का टॉपिक है, थोड़ी बोरिंग फिज़िक्स ख़त्म हो रही है और ये चैप्टर भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। अभी जो आज हम लोगों ने इंशाल्लाह डिस्कस करना है, वो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स। क्या पढ़ना है आज हमने? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं आपके पास? आपके पास ये देखने के लिए इनकी मदद से आप लोग दो साउंड के बीच में डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल मैं जल्दी जल्दी बोलने लग जाऊं और मैं आराम आराम से बोलूं, मैं बहुत ज्यादा लाउड बोलूं, मैं कम बोलूं, ठीक है? मेरी आवाज शार्प है या नहीं है, चुभने वाली है नहीं है, उसकी पिच कितनी है, ये सब चीज़ों में मेरे साउंड का एम्पलीट्यूड से क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब बेसिकली हम इस टॉपिक में देखते हैं। और बेसिकली इन शॉर्ट इनकी बेसिस से हम दो साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये किस-किस के ऊपर डिपेंड करता है, किस-किस की बेसिस से आप कर सकते हो। सबसे पहले लाउडनेस, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। लाउडनेस मतलब कि दो साउंड्स हैं, एक बंदा बहुत ज़्यादा लाउड बोल रहा है और एक बंदा आहिस्ता बोल रहा है, तो आप सुन के ही उसको बता सकते हो कि कौन से वाला लाउड है और कौन से वाला आहिस्ता बोल रहा है, ठीक है? एक आपके पास पिच होता है, ये हम बाद में देखेंगे, और आपके पास तीसरा क्वालिटी होता है। तो ये दोनों चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अभी हम सबसे पहले लाउडनेस के बारे में करते हैं। तो लाउडनेस की मदद से हम लाउड साउंड और फेंट, फेंट मतलब वही होता है ना, ऑपोजिट ऑफ लाउड, धीमा, फेंट साउंड के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है? और ये हम डिफरेंस किस तरह करते हैं, ये भी आपके पास फर्दर 3 पे डिवाइड होता है। एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग एरिया, और तीसरा है आपके पास डिस्टेंस। अभी हम सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाउडनेस। लाउडनेस में हमने ये देखा कि हम लोग लाउड और फेंट साउंड के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, और ये हम किसकी बेसिस पे कर रहे होते हैं? ये फर्दर 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। कौन-कौन सा? एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग एरिया और डिस्टेंस। अब एम्पलीट्यूड पे किस तरह ये डिपेंडेंट है? एनी आइडिया? हमें ये चीज़ तो पता है ना कि हमारी बॉडी वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यही तो अभी हम कब से इसी चीज़ का तो मंजन बेच रहे हैं, ठीक है? और क्या होता है, बॉडी वाइब्रेट जब कर रही होती है तो वो क्या कर रही होती है? अपने मीन पोजीशन से मूव कर रही होती है। अगर मेरे पास बॉडी यहाँ पे है, उसने वाइब्रेशन करनी है, तो इसकी जो ये मीन पोजीशन है वो इसी के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रही होती है। कभी इधर, अगर हम पेंडुलम की बात करें, उसमें जब वाइब्रेशन आ रही होती है तो कैसे आ रही होती है? ये उसकी मीन पोजीशन होती है, कभी वो यहाँ मूव करता है, कभी वो यहाँ मूव करता है, ऐसी मूव आ रही होती है ना। तो ये मूवमेंट किसके अक्रॉस आ रही होती है? उसके मीन पोजीशन के। तो एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है कि जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है वो अपने मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, कितने, यहाँ से लेके यहाँ पे कितना डिस्टेंस है उसका मीन पोजीशन से। अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस है तो वो क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है? वो क्या कहलाता है आपके पास? एम्पलीट्यूड। अगर फॉर एग्जांपल दो हैं आपके पास, मैं अगर दो वेव्स ड्रॉ करूं साउंड की, एक है आपके पास ये रही और ये रही, उसका एम्पलीट्यूड ये है, मैक्सिमम डिस्टेंस। हमने कहा था ना मिड में आपके पास आता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम यहाँ पे भी है डिस्टेंस, यहाँ पे भी है डिस्टेंस, लेकिन उसकी वो पीक पॉइंट जिसमें वहां पे उसका मैक्सिमम आपके पास हो, ठीक है? मैक्सिमम डिस्टेंस हो, मैक्सिमम पीक हो। एक आपके पास जो साउंड वेव हो रही है उसका एम्पलीट्यूड इतना है, और जो दूसरी है उसका इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है?
तो जिसमें आपके पास ज़्यादा मीन पोजीशन का डिस्टेंस होगा अपनी मैक्सिमम पोजीशन से, जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उतना ही आपके पास क्या होगा, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। तो डिपेंडेंस पता चल गई। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि अगर आपके पास लार्ज एम्पलीट्यूड है तो साउंड कितना प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है तो कितना साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कितना साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो आपके पास लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, ये हमने सबसे पहले वाला देख लिया। अब हमने जो दूसरा देखा था, आपके पास ये दूसरा क्या है, वाइब्रेटिंग एरिया। अब इसका हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। ओके, अब आपके पास दूसरा क्या है, दूसरा है आपके पास वाइब्रेटिंग एरिया। ऐसे ही जनरल नॉलेज से कुछ आइडिया है कि एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस ज्यादा होगी या कम होगी? वाइब्रेटिंग एरिया। अच्छा, इन दोनों का भी आपस में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अब हम ये देखते हैं कि कैसे होता है। अगर आपके पास एरिया ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो आपके पास लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपके पास वाइब्रेटिंग एरिया और लाउडनेस दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अभी हम ये देखते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब कंसिडर करो दो ड्रम की एग्जांपल। जो ढोल होते हैं ना, अक्सर शादियों वगैरह में होते हैं। ठीक है, इमेजिन कि ये आपके पास ड्रम है। ठीक है, ये आपके पास ड्रम है और आप इसे बजा रहे हो। ठीक है, एक आपके पास ये छोटा ड्रम है, एक आपके पास बहुत बड़ा ड्रम है। अब मुझे ये बताओ बच्चे, किससे ज्यादा आवाज, आप ज्यादा कौन सा लाउड होगा, छोटे वाला ड्रम या बड़े वाला ड्रम? किससे ज्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस होगी? मैं दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। इस पे भी मैं जिस फोर्स के साथ बजा रही हूँ, इसे भी उसी फोर्स के साथ बजा रही हूँ, लेकिन फिर भी आपके पास मुझे पता है कि हाँ, जो बड़े वाला ड्रम होगा उससे क्या होगा, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसकी आप घर में भी कर सकते हो। एक सिंपल एक स्पून लो और एक जो है एक स्पून ही लो, एक छोटा स्पून लो, उसके ऊपर स्टील से ही उसे मारो और देखो कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। या प्लेट ले लो, एक छोटी प्लेट ले लो और स्पून से उसे हिट करो और देखो कितना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और एक बहुत बड़ा पतीला ले लो, उसको एक स्पून वगैरह से हिट करो, तो आप यही नोट करोगे कि जो आपके पास बड़ा जिसका एरिया है, उससे आपका जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो ज्यादा लाउड है। तो हम लोगों ने यही बात की कि अगर वाइब्रेटिंग, इसमें एरिया ज्यादा है ना, ये बड़ा है, ये बिग है, तो जो चीज बड़ी होगी उसका एरिया भी क्या होगा, उसका एरिया भी आपके पास ज्यादा होगा। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो आपके पास जो लाउड साउंड है वो भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इट्स मीन दैट कि जो आपके पास वाइब्रेटिंग एरिया है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लाउडनेस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप तो मेरे बच्चों को पता होगा ना। डायरेक्टली रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ेगा। और अगर मैं कहती हूँ लेट्स सपोज कि इनवर्सली है कोई भी चीज, तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो लाउडनेस डिक्रीज होगी। एक के बढ़ने से दूसरा कम हो या दूसरे के कम होने से पहला बढ़े, मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप हो, तो वो क्या कहलाता है, इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, तो ये अभी तक हम लोग लाउडनेस के ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब लाउडनेस का आखिरी जो थर्ड है वो है आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। एनी आइडिया, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा साउंड सुनाई देगा। एनी आइडिया? इसका बेसिकली आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। अच्छा, अगर मैं सिंपल क्लासरूम की ही आप लोगों की एग्जांपल लूं, अब मैम खड़ी हुई है बोर्ड के पास, आपकी ये मैम खड़ी हुई है बोर्ड के पास और ये आपकी पूरी क्लास है। ठीक है, अब जो फ्रंट पे बच्चे बैठे हुए हैं और जो लास्ट बेंचर्स हैं, किसको मैम की आवाज ज्यादा सुनाई, क्लियर सुनाई देगी, जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं या जो लास्ट पे बैठे हुए हैं?
ऑब्वियसली सी बात है, जो फ्रंट पे बैठे हुए हैं। तो इससे मुझे ये पता लगा कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इस केस में आपका डिस्टेंस ज्यादा था ना, तो मुझे ये पता लगा कि जिसमें डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लाउडनेस कम हो रही है। जो बच्चा पीछे बैठा हुआ था उसका और मैम का डिस्टेंस ज्यादा है, हालांकि जो बच्चा फ्रंट पे बैठा हुआ है और उसका और मैम का डिस्टेंस कम है, तो जो कम वाला डिस्टेंस था उसको ज्यादा लाउड साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होता जाएगा उतनी ही लाउडनेस कम होती जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने सिर्फ अभी लाउडनेस देखी। लाउडनेस क्या थी, मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। लाउडनेस क्या थी, जिसकी मदद से आप लाउड और फेंट साउंड के बीच में डिफरेंस कह सकते थे। फिर हमने इसके तीन चीजें देखे, एक आपने डिस्टेंस देखा, एक आपने एरिया देखा, और एक आपने क्या देखा, एक आपने एम्पलीट्यूड देखा। और इन दोनों में ये दोनों डायरेक्टली रिलेशनशिप थे लाउडनेस के, और डिस्टेंस इनवर्स रिलेशनशिप था लाउडनेस के। ठीक है, ये दोनों समझ आ गई। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो बेसिकली, एक दफा हम आपकी बुक का भी देख लेते हैं। ये रहा बेसिकली, इसमें भी आपके थ्री फैक्टर्स ही हैं। एक एरिया है, ये हम लोगों ने देख लिया, एम्पलीट्यूड है, और तीसरा जो है आपके पास, अच्छा इन लोगों ने ये देखो, तीसरा इन्होंने पॉइंट करके नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप ये पॉइंट करके भी बना सकते हो, डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके तीन फैक्टर्स थे। इसके बाद आप लोगों का एक ये पिच आता है फैक्टर, और फिर आपका बीच में आई गेस इको का टॉपिक दिया हुआ है, और देन आपका जो थर्ड फैक्टर है क्वालिटी, वो दिया हुआ है। तो हम पहले ये सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और देन फिर हम इको देख लेंगे। अच्छा, तो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी ऑफ साउंड? एनी आइडिया बच्चे? पहले पिच था आई गेस आपका। पिच क्या होता है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि इसकी पिच हाई है, इसकी पिच लो है। बेसिकली जो आपकी पिच है ना, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, आपके साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप जिस तरह हम लोगों ने लाउडनेस की मदद से हमने ये देखा था कि हम लाउड और फेंट साउंड के बीच में डिफरेंस कर सकते थे, इसी तरह हम पिच की मदद से किस किस के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली श्रिल साउंड और ग्रेव साउंड, ये पता है मेरे बच्चों को, श्रिल और ग्रेव साउंड के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। ग्रेव साउंड बेसिकली मेल का होता है, भारी आवाज। ठीक है, और जो श्रिल होता है ना, वो वुमेन का होता है, पतली आवाज वगैरह, जो पतली आवाज वगैरह होती है, धीमी आवाज, वो आपके पास श्रिल होती है। और जो भारी मील्स वगैरह की होती है, वो आपके पास ग्रेव होती है। तो सिंपली आप पिच की मदद से क्या कर सकते हो, आप श्रिल और ग्रेव साउंड के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी से मेरा क्या मतलब है, कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो वेव्स हैं, और मैं कहती हूँ एक वेव ऐसी है, ठीक है, कंसिडर इट एज अ वेव, लेकिन ये करीब करीब है, ये बताने का मतलब है। और जो दूसरी है वो ऐसी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरी ये वाली जो वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ये काफी टाइम बाद अपने आप को रिपीट कर रही है, ये जल्दी जल्दी रिपीट कर रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास लो है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास हाई है। तो मैंने कहा है कि आपकी पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। मतलब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो आपकी पिच भी क्या होगी, लो। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो आपकी पिच भी क्या होगी, हाई। समझ आया बच्चे, क्या होता है ये? ओके, ये आपके पास हो गया पिच। और जो आपके पास नेक्स्ट है, इट्स बेसिकली अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी क्वांटिटी कहते हैं ना, क्वालिटी पे जाओ क्वांटिटी पे ना जाओ, एनी आइडिया क्या होता है? क्वालिटी, बच्चों पता है क्या है क्वालिटी? मैं बता देती हूँ, घबराना नहीं है। क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, साउंड की क्वालिटी। यही समझ आ रहा है? अगर हम इसे फिजिक्स में देखें, तो इसमें बेसिकली हमने अभी दो फैक्टर्स देखे हैं। एक हमने देखा था कि लाउडनेस की बेस पे आप कर रहे थे, और दूसरा आप क्या कर रहे थे, पिच की बेस पे कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि मेरा एक साउंड ऐसा है, नहीं बच्चे, क्वालिटी इको नहीं है, इको डिफरेंट कॉन्सेप्ट है।
लाउडनेस और पिच मैं अगर कहती हूँ कोई भी साउंड है जिसकी सेम पिच है और सेम लाउडनेस है, दोनों चीजें सेम है, इन दोनों के सेम होने के बावजूद जिसकी बेसिस के ऊपर हम साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं वो क्या होती है आपके पास? क्वालिटी। कैसे भला? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इसमें बेसिकली 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, बच्चे वो मैं टॉपिक इको करवा रही हूँ, इसके बाद करवा रही हूँ। ये तीनों फैक्टर्स थे ना, लाउडनेस के कैरेक्टर साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो मैंने कहा कि ये सारे एक साथ हो जाएँ। मैं इसके बाद उसी पे जा रही हूँ। ठीक है? तो मैं क्वालिटी क्या है कि अगर मेरे पास कोई साउंड है जिसकी लाउडनेस भी सेम है, उसकी पिच भी सेम है, उसके बावजूद भी अगर मैं साउंड में डिस्टिंग्विश करूँ तो वो आपके पास क्या होती है? क्वालिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि वेव सेम है। वेव जो है आपकी वो सेम कुछ ऐसे करके बन रही है, आपकी बुक में भी कुछ इसी तरह करके बनी हुई है, ठीक है? ऐसे है। उसकी वेव्स वगैरह सेम है, उसकी लाउडनेस सेम है, उसका एम्पलीट्यूड सेम है, उसका लेकिन एक आपका है इंस्ट्रूमेंट फ्लूट और कोई भी दूसरा ले लो, कार्बिनेट, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिससे जो है आप जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेसिकली, ठीक है? मैं रूम के बाहर खड़ी नहीं हूँ, ये दोनों एक ही फोर्स के साथ, एक ही पिच के साथ, एक ही लाउडनेस के साथ बजाए जा रहे हैं। मैं रूम के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन मुझे पता तो लग जाएगा ना ये फ्लूट का साउंड है या ये गिटार का साउंड है, तो दैट इज़ बेसिकली अ क्वालिटी ऑफ साउंड, ओके? उसमें लाउडनेस और पिच सेम है, लेकिन वो 2 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ है। ओके, तो ये आपके पास क्या होता है, इसी तरह अगर 2 सिंगर्स हैं, वो गाना गा रहे हैं, सेम पिच के साथ गा रहे हैं, सेम लाउडनेस के साथ गा रहे हैं, उनका डिस्टेंस भी सेम है, जहाँ से वो गा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वो गा रहे हैं, सब कुछ सेम है। लेकिन 2 सिंगर्स अलग-अलग हैं, मैं उनकी आवाज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाऊँगी कि ये फलाँ सिंगर की आवाज़ है और ये इस सिंगर की आवाज़ है। तो दैट इज़ बेसिकली अ क्वालिटी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये समझ आए बच्चों? अब जो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली अ इको, ठीक है? इको क्या होती है? इको, अच्छा इको इज़ बेसिकली जो आपके पास साउंड रिफ्लेक्ट होता है और वापस आता है। मैं अगर इसे लिखूँ तो साउंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड, ठीक है? अगर किसी भी सॉलिड के साथ टकरा के आपकी साउंड वेव वापस आ रही है तो वो आपके पास क्या होती है? इको, ठीक है? इससे पहले हम एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों ने आई गेस 9th क्लास में पढ़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई भी आपका सॉलिड है, मैंने यहाँ पे कोई भी वेव इंसिडेंट करवाई, जो मेरे पास मुझे पता है वो क्या कहलाती है? इंसिडेंट वेव कहलाती है। इंसिडेंट वेव कहलाती है और आपको पता है कि कोई भी वेव अगर इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। इसी पॉइंट से वो क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन बैक का प्रिंसिपल हो रहा है ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? इको। ये है इंसिडेंट वेव और ये होती है रिफ्लेक्टेड वेव और इन दोनों के बीच में जो एड नॉर्मल होती है वो आपके पास कहलाती है नॉर्मल वेव। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने? तो आप लोग अक्सर देखते हो अगर आप खाली रूम में हो तो आप ज़ोर से नाम लेते हो तो आपको वापस आपकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वो क्या हो रहा होता है कि जो वो फिक्स्ड वॉल्स होती हैं ना, इको के लिए ज़रूरी है कोई ना कोई चीज़ फिक्स्ड होना, ठीक है? कोई सॉलिड का फिक्स्ड होना या कुछ इस तरह। और ये बेसिकली जो खाली रूम्स वग़ैरह होती हैं और सुनसान वग़ैरह जगह होती है वहाँ पे पहाड़ पे आप लोग चले जाओ या फॉर एग्जांपल कोई वेल वग़ैरह है जो अक्सर पहले ज़माने में होता था ना जिससे पानी वग़ैरह निकाला जाता था। एक वेल होता था उसके अंदर बास्केट वग़ैरह डाली जाती थी, उसके अंदर आप बोलो तो आपको आवाज़ वापस सुनाई देगी। तो ये जो आवाज़ वापस सुनाई दे रही होती है ना, ये बेसिकली क्या होती है? ये आपके पास कहलाती है इको। और इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम लोग यही पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली मुझे पता है कि कोई भी वेव है वो इंसिडेंट कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक बैक कर रही है, ठीक है? इसमें हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं अगर मेरे बच्चे भूल गए हों। तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो ये होता है कि जिस एंगल पे वेव इंसिडेंट कर रही है और जिस एंगल पे वेव रिफ्लेक्ट कर रही है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको इंसिडेंट एंगल को कह दूं आई और रिफ्लेक्टेड एंगल को कह दूं आर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? मतलब एंगल आई किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। और ये भी था कि जिस जो फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है,
या वेव है या रिफ्लेक्टिव वेव है। ये तीनों वेव्स एक प्लेन पे लाई करेंगे। अब इनका पॉइंट देखो, ये सेम है ना, ये यहाँ से हो रही है, नॉर्मल रे भी वहीं से ओरिजिनेट कर रही है और रिफ्लेक्टेड वेव भी वहीं से जा रही है, तो ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। दूसरा पॉइंट इसका यही था ना कि ऑल थ्री वेव्स लाई इन सेम प्लेन। आप इसका एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ये कैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी लो, एक फिक्स चीज लो और दो पाइप्स रख लो छोटे छोटे, ठीक है, लेकिन ये दोनों का प्लेन सेम होना चाहिए। पाइप रख लो और यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉप वॉच रख लो। यहाँ से जो टिक 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 प्रोड्यूस होगी ना, यहाँ पे कान लगा के आप सुनना, वो आपको यहाँ से सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्शन ही हो रही है। तो ये होता है आपके पास। अब इको की एक और डेफिनेशन में अगर बोलूं तो इट्स बेसिकली अ रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट होना, ठीक है। इको समझ आया? इको क्या है आपके पास? इको इज बेसिकली repetition of same sound again and again। ये है आवाज का। और बेसिकली ये क्या हो रहा होता है एम्प्टी सरफेसेस वगैरह में। इसी तरह अगर आप क्लैप्स वगैरह भी करते हो तो आपको अक्सर खाली जगह पे क्लैप करोगे, खाली रूम में। अगर एक दो रूम्स है आपके, एक में सामान ज्यादा है और एक में कम है, एक खाली खाली है, तो जब आप खाली रूम में करोगे ना तो आपको अपनी ताली की आवाज वापस सुनाई देगी, आपकी क्लैप की आवाज वापस देगी। और हमेशा याद रखना, अभी मैं आपके ये न्यूमेरिकल की तरफ भी जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड वॉल है, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लैप कर रही हूँ, तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना इको के केस में, वो 2D होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इस मेरे से लेके और फिक्स वॉल तक का डिस्टेंस क्या है, D है। इको मुझे कब सुनाई देगी, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। एक दफा वो जा रही है और एक दफा वो वापस मुझे आके सुनाई दे रही है। तो इको में हमेशा जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है तो आप उसका डिस्टेंस कितना कंसीडर करते हो, आप उसका डिस्टेंस 2D कंसीडर करते हो। ओके, अब हम ये एक दफा आपकी बुक में देख लेते हैं और मैं आपका गला भी खोल देती हूँ ताकि अगर आपको कोई इशू हो तो सॉरी मैं आपसे पूछ लूं। हाँ बच्चों, अब आपके गले आजाद हैं। कोई सवाल बच्चों? नो मैम। ओके, ये वाला था टॉपिक, ये हम लोगों ने देख लिया। ये जो मैं आपको कह रही थी ना, अब देखो यहाँ पे बेसिकली 340 दिया हुआ है, वेलोसिटी टेम्परेचर वगैरह भी दिया हुआ है, लेकिन जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो 2D करके निकालोगे, ठीक है। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यस टीचर। आप डिस्टेंस जब लोगे तो सिर्फ डी नहीं लोगे, आप डिस्टेंस क्या लोगे इको के केस में, 2D, 2D। 2D बाय टाइम, ठीक है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 340 गिवन है, इनटू टाइम, टाइम कितना है 15, ठीक है। तो ये सेल्सियस में है, उसे सेकंड्स में उन लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है और फिर ये 10 सेकंड्स आ रहा है, सही है। तो ये आप देख लेना, बस ये चीज याद रखना कि जब भी डिस्टेंस लोगे तो किस में लोगे, 2D में। ओके, इसी तरह ये आपके पास टू। एक और भी है, इसमें भी यही है। आपके पास 340, ये याद रखनी है आपने, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 2D लेना है बस। ये है एक आपके पास बेसिकली ट्रिकी पार्ट। और ये फिर आपका निकल आएगा। ये क्वालिटी ऑफ साउंड हम देख चुके हैं, इन्होंने क्वालिटी बाद में दिया था, हम लोगों ने पहले कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम बाकी जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का मैंने आपको थोड़ा बहुत तो वो दे दिया है।